नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक विनाशकारी नाकामी के बारे में। ये कहानी है उस दौर की जब पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद दुनिया ने मिलकर शांति कायम करने का एक सपना देखा था। लेकिन अगले 2 दशकों में ये सपना पूरी तरह टूट गया। 1,70,00,000 17 मिलियन, ये वो आंकड़ा है जो पहले विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की तादाद बताता है। सोचिए, ये इतना बड़ा सदमा था, इतना गहरा जख्म था कि दुनिया को मजबूरन एक नई सोच अपनानी पड़ी। एक ऐसी सोच जिससे ये सब फिर कभी ना हो। तो सवाल ये था कि जिस जंग को सभी जंगों को खत्म करने वाली जंग कहा गया, उसके बाद अगली जंग को कैसे रोका जाए? है ना बड़ा सवाल। और इसी सवाल के जवाब में दुनिया के सामने 2 बड़े आइडियाज आए। एक था कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा, और दूसरा था डिसआर्मामेंट यानी निरस्त्रीकरण। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी जड़ें हैं पहले विश्व युद्ध की उस खौफनाक तबाही में जिसने 2 बहुत बड़े और आपस में जुड़े हुए प्रिंसिपल्स को जन्म दिया। और इन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि दुनिया में एक परमानेंट, एक स्थायी शांति लाई जा सके। तो शांति के लिए ये 2 बड़े आइडियाज थे क्या? इन्हें समझने के लिए हम एक ढाल और एक तलवार की मिसाल ले सकते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा वो ढाल थी जो किसी भी हमले से बचाती, और डिसआर्मामेंट यानी निरस्त्रीकरण वो तलवार थी जो हमला करने की सोच को ही खत्म कर दे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, कलेक्टिव सिक्योरिटी की। इसे ही वो ब्रोकन शील्ड या टूटी हुई ढाल कहा गया। देखते हैं क्यों। इसे बनाया गया था दुनिया के लिए एक डिफेंसिव शील्ड की तरह, जो जंग के खिलाफ सबकी रक्षा करे। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी आखिर थी क्या? देखिए, इसका सिद्धांत बहुत सीधा था। अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो ये हमला सब पर माना जाएगा और फिर सबको मिलकर उसका जवाब देना होगा। ये उस समय के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो नए नए बने लीग ऑफ नेशंस का कोर सिद्धांत था। पहली बार जंग को ही गैरकानूनी करार दे दिया गया था। और देखिए, शुरुआत में ऐसा लगा भी कि ये सिस्टम काम कर रहा है। लीग ऑफ नेशंस ने कुछ शुरुआती कामयाबियां भी हासिल की, जैसे कि 1921 में ऑलैंड आइलैंड्स का विवाद सुलझाया। फिर 1925 में ग्रीस और बुल्गारिया के बीच एक जंग होते होते रोक दी। इतना ही नहीं, इसने बड़े बड़े रेफ्यूजी संकटों को संभाला और दुनिया भर में बीमारियों से लड़ने में भी मदद की। तो इन शुरुआती जीतों से ना दुनिया को एक उम्मीद मिली कि हाँ, शायद ये सिस्टम वाकई काम कर सकता है। लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूटने वाली थी। 1930 का दशक आते आते ये पूरा सिस्टम बिखरने लगा। एक के बाद एक झटके लगे। पहला, 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला कर दिया। लीग ने सिर्फ निंदा की और कुछ नहीं किया। फिर 1935 में इटली ने एबिसिनिया पर चढ़ाई कर दी। इस बार लीग ने कुछ पाबंदियां तो लगाईं, लेकिन वो इतनी कमजोर थीं कि उनका कोई असर ही नहीं हुआ। और फिर 1936 में हिटलर ने राइनलैंड में फिर से अपनी सेना भेज दी और पूरी दुनिया बस खामोश तमाशा देखती रही। लेकिन जो आखिरी कील ताबूत में ठुकी वो था इटली का एबिसिनिया पर हमला। असल में यही वो पल था जब लीग की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। क्यों? क्योंकि वो अपने एक ही मेंबर देश को एक खुले हमले से नहीं बचा पाई। और इसी नाकामी पर 1936 में एबिसिनिया के सम्राट हिल सेलासी ने लीग ऑफ नेशंस को जो कहा, वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी होगी। कितनी बड़ी और कितनी सच साबित होने वाली बात थी ये। तो ये तो थी ढाल की कहानी। अब आते हैं उस दूसरे पिलर पर, यानी तलवार पर, डिसआर्मामेंट। ये वो तलवार थी जो खुद ही टूट गई। ये एक कोशिश थी कि जंग के जो औजार हैं, जो हथियार हैं, उन्हीं को खत्म कर दिया जाए। तो ये डिसआर्मामेंट का आइडिया था क्या? बहुत सिंपल था और काफी उम्मीदों से भरा हुआ भी। इसका मानना था कि अगर देशों के पास हथियार ही कम होंगे तो जंग लड़ने की उनकी ताकत और उनका लालच दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ये एक बहुत ही आशावादी सोच थी। और यहां भी शुरुआत में कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई दी। जैसे 1922 में वॉशिंगटन नेवल कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें दुनिया की बड़ी ताकतों ने अपने बड़े बड़े जंगी जहाजों की संख्या सीमित करने पर रजामंदी जताई। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर 1928 में केलॉग-ब्रियॉन पैक्ट हुआ। इसमें तो 62 देशों ने बाकायदा साइन करके कहा कि हम जंग को गैर कानूनी मानते हैं। तो ऐसा लगने लगा था कि शायद दुनिया वाकई हथियारों की होड़ से पीछे हट रही है। इस पूरी कोशिश का जो सबसे बड़ा मोमेंट था वो आया 1932 में, वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस। इसे कह सकते हैं कि ये आखिरी और सबसे सुनहरा मौका था।
पूरी दुनिया जिनेवा में इकट्ठा हुई थी सिर्फ इस बात पर चर्चा करने के लिए कि कैसे सब मिलकर अपने अपने हथियार कम करें। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़े डेडलॉक में फंस गई। मामला कहाँ अटका? फ्रांस की मांग थी कि हथियार कम करने से पहले हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। वहीं जर्मनी कह रहा था कि बातचीत करने से पहले हमें हथियारों के मामले में बराबरी का हक चाहिए। अब आप देखिए, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे और इस गतिरोध ने हमलावर ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया। और बस इसी डेडलॉक का फायदा उठाया हिटलर ने। 1933 में वो कॉन्फ्रेंस से भी बाहर निकल गया और लीग ऑफ नेशंस से भी, और फिर जर्मनी ने खुलेआम बड़े पैमाने पर दोबारा हथियार बनाना शुरू कर दिया। हथियारों की वो रेस जिसे रोकने की कोशिश हो रही थी, वो अब पहले से भी ज्यादा तेजी से शुरू हो गई थी। तो सवाल उठता है कि ये दोनों इतने अच्छे आइडियाज आखिर फेल क्यों हो गए? चलिए अब उन 3 बड़ी खामियों को देखते हैं, उन घातक वजहों को जिनकी वजह से कलेक्टिव सिक्योरिटी और डिसआर्मामेंट दोनों ही नाकाम हो गए। इस पूरी नाकामी को एक कोटेशन बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहता है, ऊंचे सिद्धांतों और सत्ता की राजनीति, राष्ट्रीय स्वार्थ और संस्थागत कमजोरी की कड़वी हकीकतों के बीच एक जानलेवा बेमेल था। मतलब आइडियाज तो बहुत अच्छे थे, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। तो पहली और सबसे बड़ी खामी क्या थी? कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ही नहीं था। मतलब लीग के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी, उसके फैसले मानने के लिए कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। उसके शब्द बस शब्द थे जिनके पीछे कोई ताकत नहीं थी। दूसरी बड़ी खामी, पावर पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल लॉ पर भारी पड़ गई। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देशों ने लीग के सिद्धांतों से ज्यादा अपने खुद के फायदे को देखा। उन्होंने सोचा कि तानाशाहों से लड़ने के बजाय उन्हें थोड़ा बहुत देकर शांत कर दिया जाए। इसी को अपीजमेंट या तुष्टीकरण की नीति कहते हैं। लेकिन यह कितनी बड़ी गलती साबित हुई। और तीसरी और आखिरी बड़ी खामी थी भरोसे और सबकी भागीदारी की कमी। सोचिए, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतों में से एक अमेरिका, वो तो कभी लीग का मेंबर बना ही नहीं, और जर्मनी और जापान जैसे देश जिन्हें लगता था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो भी इसे छोड़कर चले गए। तो ये सिस्टम कभी सही मायनों में ग्लोबल या सार्वभौमिक हो ही नहीं पाया। तो ठीक है, ये सब तो हुआ, लेकिन इस पूरी कहानी से, इस पूरी नाकामी से आज की दुनिया क्या सीख सकती है? चलिए इस चर्चा के आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं। एक बात कही जाती है कि वे दुखद रूप से अपने समय से बहुत आगे थे। इसका मतलब ये नहीं कि शांति और निरस्त्रीकरण के आइडियाज गलत थे। नहीं, आइडियाज सही थे, पर शायद दुनिया उस वक्त उनके लिए तैयार नहीं थी। और देखिए, इसी सीख का नतीजा है आज का यूनाइटेड नेशंस, जिसे बनाते वक्त खासतौर पर लीग ऑफ नेशंस की गलतियों को सुधारने की कोशिश की गई, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल बनाना। और हम इस चर्चा को एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाली बात के साथ खत्म करते हैं। सिर्फ सपने हमारी हिफाजत नहीं करते हैं। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है, वो ये कि शांति के लिए सिर्फ अच्छी उम्मीदें रखना काफी नहीं है। उसके लिए हिम्मत, एकता और जब जरूरत पड़े तो एक्शन लेने का जज्बा भी चाहिए।